हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू मोस्टली स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड इम्पोर्टेंट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जो थी स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस द चंपकम दोराई राजन जो 1950 में आई थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमने एक सीरीज शुरू करी है जो आप इस चैनल मोस्टली स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। उसका नाम है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ओके, और इसमें एक वीडियो पहले से आ चुकी है, फर्स्ट जजमेंट रोमेश थापड़ केस वाली। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं आगे, और ला रहे हैं और ला चुके हैं। ओके, तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो ये केस किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो ये केस रिलेटेड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस। इनमें एडमिशन के वक्त रिजर्वेशन आपने देखा होगा, ओबीसी के लिए सीट्स फिक्स्ड होती हैं और ऐसे ही एससी एसटी के लिए सीट फिक्स्ड होती है। तो इट मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, ये केस क्यों इवॉल्व हुआ था, क्यों गया था ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो स्टेट ऑफ मद्रास है ये जनरली लास्ट में होता है, आई मीन सेकंड वाला होता है। चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास होना था, लेकिन ये उल्टा क्यों है इसके बारे में भी हम जानेंगे। उल्टा इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ मद्रास वाज द पिटिशनर, इसने वो पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये था रेस्पोंडर। चंपकम दोराईराजन रेस्पोंडर थी। ओके, हम जानेंगे क्यों। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड दोस्तों ये था कि 1927 का एक कम्युनल जनरल ऑर्डर जारी किया था मद्रास गवर्नमेंट ने, मद्रास की सरकार ने। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स थी उनको डिवाइड कर दिया था कम्युनल आधार पे, यानी कि या तो धर्म के आधार पे या फिर कास्ट के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे था कि नॉन ब्राह्मण्स के लिए 6 सीट्स थी, और बैकवर्ड हिंदूज के लिए 2 सीट्स थी, और 2 सीट्स थी ब्राह्मण्स के लिए, और ऐसे ही 2 थी हरिजन्स के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए और एक मुस्लिम के लिए। तो ऐसे 14 सीट्स थी। ओके, ऐसे डिवाइड कर दिया था। तो ये चंपकम दोराईराजन जी ये ब्राह्मण थी, तो इन्होंने कहा कि इनको इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि वो एक ब्राह्मण थी। तो ये आर्टिकल 15 आपने सुना होगा, आर्टिकल 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स no person, no citizen of India can be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP ऐसे याद रख सकते हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 ये कहता है। लेकिन इन्होंने कहा चंपकम दोराईराजन जी ने कि इनका फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है। और आर्टिकल 19 के अंदर क्या था कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। रिलीजन, रेस, कास्ट और इट मीन्स RRCL, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन को डिनाई नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 29 में कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि उसके इन दोनों आर्टिकल्स का वायोलेट हुआ है, इसलिए वो हाई कोर्ट में गई। इसलिए 1950 में चंपकम दोराईराजन जी मद्रास के हाई कोर्ट में गई, और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, इनके फेवर में जजमेंट दी, यानी कि उनको एडमिशन दिया जाए चंपकम दोराईराजन जी को। ये हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास के हाई कोर्ट ने। लेकिन जो मद्रास की गवर्नमेंट थी उनको ये अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की, यानी कि वो पिटिशनर बन गई, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बन गई।
तभी अब आपको पता चल गया होगा कि मद्रास गवर्नमेंट जो थी वो पिटिशनर थी और चंपकम दोराईराजन रेस्पोंडेंट, इनकी जवाब इनको देना था। ओके, आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा। हाई कोर्ट ने तो उनका फेवर में जजमेंट दे दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके गई मद्रास गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ इसके बाद। तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चले। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए इन्होंने क्या बोलते हैं मद्रास गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये पिटिशनर थी तो सबसे पहले पिटिशनर बोलेगा कि उन्होंने क्यों याचिका दायर की है। ओके, तो मद्रास की सरकार ने क्या कहा कि आर्टिकल 46 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर आता है, डीपीएसपी आपको पता होगा डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी के अंदर आता है और वो स्टेट को चार्ज करता है यानी कि एनेबल करता है कि वो एजुकेशनल और सोशली जो वीकर सेक्शन है, जो यानी कि पिछड़े हुए वर्ग हैं लाइक एससी एसटी ओबीसी, इनको प्रमोट करने के लिए, इनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो कोई अलग से प्रोविजंस कर सकते हैं, ये 46 कहता है। और आर्टिकल 37 क्या कहता है कि ये जो डीपीएसपी है, दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो मद्रास गवर्नमेंट ने कहा कि आर्टिकल 46 फंडामेंटल है, ये जरूरी है देश को चलाने के लिए, और उन्होंने इसका यूज किया है, इसलिए इसमें कोई फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं है, ये मद्रास गवर्नमेंट ने कहा। और चंपकम दोराईराजन जी का सेम आर्ग्यूमेंट्स थे जो हाई कोर्ट के अंदर थे। ओके, उनके आर्ग्यूमेंट्स वही थे कि उनका आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 वायोलेट हुआ है और ये फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए वो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी के लिए जा सकती है। ओके, इसके बाद ये फंडामेंटल है, उन्होंने मद्रास गवर्नमेंट ने कह दिया, इसलिए कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेट नहीं हुआ है। अब इसमें सबसे बड़े इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं? तो फर्स्ट इश्यू तो ये है, क्या फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करके आप डीपीएसपी को फॉलो करवा सकते हैं? क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स से ऊपर हो गई है? तो ये क्वेश्चन था सबसे बड़ा, क्योंकि मद्रास गवर्नमेंट ने कहा है कि आर्टिकल 46 का यूज किया है और उनको ये नहीं पता कि आर्टिकल 15 और 29 का वायोलेट किया है आर्टिकल 46 को यूज करने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन जो था सुप्रीम कोर्ट के पास, कैन द बेसिस ऑफ एनी क्वालिफिकेशन बी रिलीजन और कास्ट? क्या किसी को में भी एडमिशन के लिए मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में रिलीजन या कास्ट के आधार पर आप एडमिशन दे सकते हैं कि ये इस रिलीजन का है इसलिए इसको एडमिशन दिया जाता है, और इसका रिलीजन डिफरेंट है इसको एडमिशन नहीं दे सकते? तो क्या ये हो सकता है? तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने जजमेंट दिया कि जो 1927 जो 1927 का जो कॉम्युनल जनरल ऑर्डर मद्रास गवर्नमेंट ने जो जारी किया था, वो उसने आर्टिकल 29 का वायोलेशन किया था। आर्टिकल 29 मैंने बताया था, आर्टिकल 29 का सेकंड क्लॉज वो कहता है कि किसी भी सिटीजन को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस आधार पर एडमिशन मना नहीं किया जा सकता कि वो किसी रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ओके, ये आर्टिकल 29 कहता है, इसलिए इसका वायोलेशन हुआ है क्योंकि उनको कास्ट के आधार पर, क्योंकि वो चंपकम दोराईराजन जी ब्राह्मण थी इसलिए उनको एडमिशन नहीं दिया गया, तो उसमें इसका वायोलेशन हुआ है कास्ट वाले का 29 के अंदर, इसलिए वॉइड है, नल एंड वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए ये संविधान के लिए सही नहीं है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फर्स्ट ऑर्डर तो ये आया था ओके कि कम्युनल जियो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सेकंड ऑर्डर आया था कि इंडिविजुअल हैज ए राइट एज ए सिटीजन नॉट एज ए मेंबर ऑफ एन, यानी कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, ये किसी
रिलीजन में या कास्ट में होने की वजह से उनको राइट नहीं है, बल्कि ये इंडिया का मेंबर होने, इंडिया का सिटीजन होने की वजह से राइट है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट without any discrimination against religion, caste, sex, place of birth and all this. ओके, तो उन्होंने कहा कि आप कास्ट के आधार पर ये ब्राह्मण है और इनको मना कर रहे हैं एडमिशन, ये तो सही नहीं है। ओके, और थर्ड पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, जो कि मद्रास गवर्नमेंट ने अपना आर्ग्यूमेंट यही दिया था कि हम डीपीएसपी के आर्टिकल 46 के अंदर SC/STs को और अदर वीकर सेक्शंस के लिए हम प्रोविजंस कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए ये नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर दे। ओके, ओवरराइड नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम एंड डीपीएसपीज आर नॉट सुप्रीम। एंड आप जानते भी होंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सिएबल है, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं है। और फोर्थ पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, जो फाइनली ये कहा कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो चंपकम दोराईराजन जी के पक्ष में जो फैसला सुनाया था, जो उनको एडमिशन देने के लिए कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ दिया है मद्रास हाई कोर्ट का, और कहा है कि उनका फैसला बिल्कुल सही था हाई कोर्ट का, और मद्रास सरकार गलत कर रही है, और ये कम्युनल जियो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था 1927 का, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम का था, तो होना ही था, जनरली आप समझ सकते हैं। आप देखते हैं कि इस जजमेंट का क्या प्रभाव पड़ा, क्या कंसिक्वेंस पड़ा, ओके, क्या इम्पैक्ट पड़ा देश पर। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, जो ये जजमेंट दिया इसको ओवरराइड करने के लिए, इसको नलिफाई करने के लिए, ताकि इसका कोई महत्व ही ना रह जाए इस जजमेंट का, उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला दिया। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था, और ये जो चंपकम दोराईराजम वाला केस था, इन दोनों को ओवरराइड करने के लिए लाया गया था। और इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 15 के अंदर फोर्थ क्लोज 4 लगा दी थी, और इस क्लोज 4 में क्या लिखा हुआ था कि नथिंग इन आर्टिकल 15, यानी कि आर्टिकल 15 के अंदर जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, RRCSP के, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और 29 जो कि RRCL पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। इन दोनों में ये दोनों आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप इनको 15 और 29 को वायोलेट नहीं कर सकते हो। ये रहा देखिए, 29 का वायोलेशन था, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके ये डाल दिया 15(4) में कि आर्टिकल 15 और 29 सरकार को किसी भी बैकवर्ड सेक्शन को एलिवेट, यानी कि उनको सोशली और एजुकेशनल के आधार पे उनको ऊपर उठाने के लिए नहीं रोक सकते, आर्टिकल 15 और 29। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसको एक तरह से नलिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था और इन्होंने संविधान को ही बदल डाला, और संविधान में ये एक आर्टिकल, एक क्लॉज अलग से डाल दी कि कोई नहीं बचा सकता है, हम बैकवर्ड सेक्शंस को उठा सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, उनका एडवांसमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें दो मेन पॉइंट्स थे, दो याद करने के योग्य हैं, जो दिस केस डिसाइडेड द सुप्रीमेसी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है और DPSP सुप्रीम नहीं है, यानी कि DPSP को आप फॉलो करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं कर सकते किसी भी केस में, किसी भी आधार पर। तो इन्होंने सुप्रीमेसी डिसाइड की कि कौन सा सुप्रीम है, और इन्होंने क्या कहा था कि ये फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है, जबकि DPSP इतना सुप्रीम नहीं है। और सेकंड पॉइंट जो याद करने योग्य है वो है कि दिस वाज फर्स्ट केस डीलिंग विद द रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट केस था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, और जिन्होंने
शैक्षणिक संस्थानों में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो दाखिले होते हैं, एडमिशन होते हैं, उनमें रिजर्वेशन के केस को डील किया था। हालांकि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उनको नलीफाई कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और ये क्लॉज डाल दी गई थी कि SC ST OBC इनके लिए एडवांसमेंट किए जा सकती है। और यही कारण है कि आप आज भी देख सकते हैं कि आज भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, एडमिशन किसके आधार पे होते हैं? कास्ट के आधार पे, लाइक OBC, जनरल, SC ST, लाइक दिस। ओके, तो यही कारण है, इस आर्टिकल 15(4) की वजह से ही हो सकता है, नहीं तो फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना, और हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा स्टफ डालने वाले हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी एंड स्क्रीन पर आपके कुछ यहाँ पे वीडियोज आ रही होंगी, उन पे देख के आप अपने यूजफुल वीडियोज को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।